तो जैसे थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो बड़े खबर के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रम्प टैरिफ के बारे में बात करेंगे, मार्केट आउटलुक कैसा रहेगा, और मनी मेकिंग स्ट्रेटजी में एक स्ट्रेटजी को आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट का आउटलुक इस अगले वीक में कैसा रह सकता है। तो इसमें देखो, फेड का चेयरमैन ने बोला है कि आने वाले समय में सितंबर में रेट कट हो सकती है। जो रेट कट होता है उस मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव होता है, जिस वजह से डाउ जोन्स में और नेस्टेक में दोनों में काफी अच्छी रैली आई हुई है। और गिफ्ट निफ्टी भी आपको गैप अप होने के चांसेस दिख रहा है। साथ में आप देखो कि निफ्टी का जो चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, इसके बारे में समझाऊंगा। यहाँ से आपको गैप फिल करने आ रहा था, जगह गैप छूटा हुआ है, लेकिन मंडे के दिन मार्केट में गैप अप होकर फिर नीचे फिल करने आ सकता है। इसके बारे में समझेंगे। इंडिया का जो ट्रेड मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है, जिस वजह से जैसे रसिया का बात नहीं मान रहा है, तो इस वजह से हमारे ट्रेड डील पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में कोई अभी ठोस बात नहीं किया जा सकता। साथ में इंडिया का जीएसटी का जो काउंसिल का मीटिंग है, जो पहले नवंबर में होने वाला था, उसको पहले बुलाया गया और 3 से 4 सितंबर के आसपास मीटिंग हो रही है। साथ में इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपको 1 सितंबर के आसपास चाइना में और जापान में दोनों के साथ डील करते हुए दिखेंगे आपको। तो ये सारे कई पॉजिटिव चीजें हैं, कई निगेटिव चीजें हैं। इसको हम चार्ट पे देखते हैं। निफ्टी का जो चार्ट दिखा रहा है ये आपका सपोर्ट लेवल है, क्योंकि एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरी बार लिया, तीसरी बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, जो फॉलिंग चैनल में ब्रेकडाउन दे रहा था, यहाँ से रिवर्स हुआ था। रिवर्स होते हुए यहाँ पे एक गैप छोड़ा था और गैप गैप अप हुआ था। और गैप अप होना हमेशा बुरी बात होती है, क्योंकि गैप फिल करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ से मार्केट 2-3 दिन ऊपर गया और फिर उसके बाद से यहाँ पर रिजेक्शन दिखना शुरू हो गया। रिजेक्शन के बाद यहाँ पे फिल करने आ रहा था गैप, लेकिन अभी यूएस मार्केट में जो आपको यहाँ पे गैप अप्स दिखाई दे रहा है, गिफ्ट निफ्टी का भी गैप अप दिख रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है और ऊपर की तरफ खुले, फिर इसके बाद नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। तो इस बात का ध्यान में रख के चलना है कि बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है, सेक्टर ओरिएंटेड आपको रहनी है। जहां जहां जीएसटी की कट आ रही है या जहां पे स्टिमुलस आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप चार्ट में एक और चीज देखो कि ये आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, इमीडिएट सपोर्ट इसका ये है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक बार सपोर्ट, दो बार, तीन बार सब, मतलब यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर बाउंस हुआ है। तो इस चीज को आपको देखते हुए यहाँ पे एक बार रुकेगा, जो 24,600 के आसपास अगर टूटता है तो 24,400 के आसपास आ सकता है। सेक्टर अपडेट के बारे में, जीएसटी का जो कट होने वाला है, जो 3 सितंबर के आसपास बात की जा रही है उसमें मीटिंग में, तो ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स में काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाली है, जिसमें आपको ऑटो सेक्टर पे 28% का जो जीएसटी था वो कट के अब 18% रहेगी। जिससे कार के जो लोन है, जो कार लोन है 1 लाख के आसपास सस्ता हो सकते हैं। जो ऑन रोड प्राइस है 1 लाख के आसपास कार सस्ती हो रही है। दूसरा आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में, जिसमें एसी, फ्रिज, कूलर्स, ये सब पे यहाँ पे भी जीएसटी कट हो रही है और 28% से कट के 18% के आसपास आ रही है। तो यहाँ पे लो ईएमआई हो जाएगा, जिससे लोगों को लेना किस्तों में आसान हो जाएगा। तीसरी चीज है कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, आपको पता है कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है अभी। तो उसके वजह से दुर्गा पूजा आने वाला है, दिवाली दीपावली आने वाला है, उसके वजह से जो अभी का जो सीजन होता है इसमें मैक्सिमम काफी ज्यादा मतलब बिक्री होती है। तो यहाँ पे लोगों के पास क्या है, सब इनकम टैक्स में रिलीफ मिली थी 12 लाख तक, तो उसका भी पैसा बचा हुआ है, क्योंकि इस साल 12 लाख जो अगली बार भरना है उसमें 12 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं भरनी है। तो पैसा बचा हुआ खर्चा किया जा सकता है। दूसरा कि बैंक्स को सीआरआर कट का बेनिफिट देगा आरबीआई सितंबर में। तो सितंबर की जैसे मीटिंग होगी वहां पे आएगा। साथ में सितंबर में एक और चीज हो रही है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। सितंबर में आपका फेड का चेयरमैन है, उन्होंने रेट कट की बात की है कि कट हो सकता है। तो अगर ये कट आता है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी दिखेगा कि सीआरआर कट हो रहा है, साथ में आपका रेपो रेट कट भी हो सकता है। तो दोनों पॉजिटिव है बिजनेस के लिए, जो ऑटो सेक्टर और बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए। सबसे ज्यादा इन्हीं पे ध्यान रखना है। तो जीएसटी का काउंसिल का मीटिंग है वो 3 से 4 सितंबर है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। और ग्लोबल शिफ्ट में जो हमारा था, जो स्मार्टफोन का, वो एक्सपोर्ट काफी बढ़ चुका है। पहले इंडिया थर्ड नंबर पे था, लेकिन अब 2025 में आप देखो आ चुका है। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग से जिस भी सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है, पैसे डाल रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे डाली, स्मार्टफोन पे डाली, तो देखो हम ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे। कल अगर ये डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, कोई और चीज चिप पे करना शुरू कर दी, तो हम उसके भी आगे में लीडर बन जाएंगे। इस बात का ध्यान में रखना है। अब सेमीकंडक्टर पे बात करना इसलिए जरूरी है कि सेमीकंडक्टर का कल गवर्नमेंट ने 23 चिप कंपनियां जो डिजाइन करती है चिप को, उसको डीएलआई स्कीम के तहत आपको सेमीकंडक्टर का पूछ दी है।
इसमें आप देखोगे कि डीएलआई में जो होता है, जो डिजाइन लिंक जो इंसेंटिव आता है सेमीकंडक्टर के लिए, उसमें मोशिप पहले से काम कर रहा है। और इस आज मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम आप लोग कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए और इतने ईएमओ ऑर्डर डाले थे कि जिसके वजह से मोशिप काफी गैप अप खुला था। कभी भी गैप अप निफ्टी हो या स्टॉक हो, उसको चेंज मत करो, उसको थोड़ा ठंडा होने दो। बहुत ज्यादा गैप अप 8% 9% वो सस्टेन नहीं करता, फिर वहां पे गिर जाता है। तो इस बार इतने जोश में नहीं आना है, आराम से उसको बाय करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से धीरे धीरे बाई करो उसको। यहाँ पे देखते हैं कि मोस्टिप का जो है वो आपको डीएलआई स्कीम के तरफ जो लिस्टेड है पहले से। और ये आपको उसके लिए आईसी बनाती है, जैसे आपका वॉच में आईसी आता है, मोबाइल में आईसी आता है, लैपटॉप का आईसी खराब हो जाती है, वैसे सेमीकंडक्टर के जो आईसी का है जिम्मेदारी बनाने का, वो सिर्फ और सिर्फ मोस्टिप का है। मोस्टिप के पास ही ये टेक्नोलॉजी है और इसके लिए गवर्नमेंट पहले से इंसेंटिव देते आया हुआ है। तो इसीलिए अगर सेमीकंडक्टर कोई बना भी लेता है तो आईसी कौन प्रोवाइड करेगा? मोशिप प्रोवाइड करेगा। और साथ में जो मोशिप के डिजाइनिंग का भी काम करता है, तो इसीलिए डिजाइनिंग का भी इसमें हेल्प होगा। और इसके लिए भी क्योंकि 23 चिप कंपनियां हैं भारत में, देखो तो 4 5 ही चिप कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर में है, लेकिन लिस्टेड कंपनियां बाकी अनलिस्टेड है। तो जो कंपनियों की लिस्ट आ रही है उसमें मोशिप का नाम आ रहा है कि जो नए इंसेंटिव मिलने वाला है उसमें भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, आज की न्यूज है, बिजनेस स्टैंडर्ड का है, इंडिया जो सेमीकंडक्टर का जो पुश हो रहा है, इसमें 10 प्रोजेक्ट और भी आ सकते हैं जो पहले से चल रहे हैं। उसमें 4 5 और प्रोजेक्ट आएंगे, जिस पैसा बच गया है उस फंड को भी डाला जाएगा और अगले बजट में और ज्यादा अनाउंस किया जाएगा। ये आप कहानी देख रहे हो कि जैसे हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को एकदम पिक पे पहुंचा दिया, वैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग को भी हम पिक पे पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर कोई यहाँ से काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, सेक्टर्स में ही 5 गुना 6 गुना ग्रोथ होने वाली है। जैसे इसमें देखो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कौन था, आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को देख रहे थे, डिक्सन टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चला गया, 3,000 से लेकर आप 16,000 तक चला गया। तो वैसे ही है कि यहाँ पे भी जो कंपनियां हैं, काइनेस्टिक हो गया, सीजी पावर हो गया, मोसिप हो गया, ये सारी भी अच्छा खासा रिटर्न देते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आप देखोगे कि जो यूएस में एक प्रॉब्लम आई है कि उन्होंने एनवीडिया के साथ जो बातचीत चल रही थी, जो वो चाइना के साथ, वो उसको कम करके अब वो चाहते हैं इंडिया में शिफ्ट करे, जिसमें एमकोर और सैमसंग जो इंडिया में है उनके तरफ वो आना चाहते हैं। और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट जो लग रहे हैं उड़ीसा वगैरह में, जो 4 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं अभी हाल फिलहाल में, उनमें से जो मैन्युफैक्चर होगा वो एनवीडिया लेना चाहती है। अब यहाँ पे एएसएम टेक्नोलॉजीज के बारे में लास्ट में हमने बात किया था, जहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था, जो लास्ट टाइम हमने बताया था कि यहाँ पे जब मुकुल अग्रवाल ने इसमें स्टेक बढ़ाई थी, तो पहला आपको 10% का अपर सर्किट, दूसरा अपर सर्किट, तीसरा अपर सर्किट, फिर यहाँ पे टूट गया था, फिर 5% का, फिर अपर सर्किट। तो टोटल देखो 35% का रिटर्न मिल गया। तो वीडियो में अगर देख रहे हो, अगर बड़े प्लेयर की एंट्री हो रही है चार्ट पे हो रही है, तो आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ जो हमारा टारगेट है हिट हो चुका है, हमने पोजीशन बुक कर लिया है। हाँ, यहाँ से कहीं भी जाए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा पोजीशन बुक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि एकदम टॉप पे जाकर चेंज नहीं करना है। आप कुछ और मिले उसको खरीदने की कोशिश करो, ये जाते रहेगा, इसको ऑपरेटर लेते जाएगा, लेकिन इसमें फंसने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि रिस्क रिकॉर्ड यहाँ पे खराब हो रहा है। बस ये मैं बता रहा हूँ, मार्केट में 35% इजीली बन सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद मोशिप टेक्नोलॉजी को देखो, ये जो फॉलोइंग चैनल ब्रेकडाउन हो रहा था, यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था यहाँ पे, जब मैंने वीडियो बनाई थी। इसके बाद आप लोग जो उसमें आके इसको गैप अप खोल दिए, और गैप अप खोलने के बाद ये वहां से 180 से नीचे की तरफ धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आई और एक कैंडल बन गया। जब भी ये स्टॉक ऊपर खुलता है नीचे बंद होता है, तो जो अगर लोअर प्राइस पे बंद होगा तो रेड कैंडल बनेगी, अगर ये 181 पे बंद होता तो पूरे ग्रीन कैंडल बोलती। तो ये चीज है कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आपको हुआ, उसके वजह से रेड बनी, लेकिन अगले दिन यहाँ पे रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे देखो थोड़ी सी सेलिंग आई, फिर रिवर्स हुआ। और कल के दिन देखो यहाँ पे जब न्यूज आई सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ पे फिर से रिवर्सल दिख रहा है। तो ये रेड कैंडल सेलिंग की नहीं है, ये गैप अप होने की वजह से यहाँ पे बुलिशनेस यहाँ भी है, बियरिशनेस नहीं है। यहाँ पे गैप अप आप लोगों ने खोला, सुबह जिसने बाई किया उसने सेल कर दिया। तो ये जल्दबाजी का, ये चीज नहीं करनी है, आराम से बाई करो, एक एक दो दो रुपये जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा ये ऊपर की तरफ। मेरा टारगेट जो है 250 300 तक है, इस साल के एंड तक वो आराम से आ जाएगा, अगले साल तक 400 भी जा सकता है, क्योंकि सेक्टर ही ग्रो करने वाली है। तो इस बात को देखो, लास्ट टाइम में भी वॉल्यूम अच्छी खासी आई हुई है, और आपको यहाँ पे पैटर्न का ब्रेकआउट आपको फॉलोइंग चैनल दिख रहा है। ये देखो ऐसे सेम
पैटर्न मैं आपको एएसएम टेक में भी दिखा देता हूँ। देखो ये गैप अप हुआ था, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, 2-3 दिन रहा, फिर यहाँ से शुरू हो गया। सेम कहानी है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं डेटा सेंटर के बारे में। डेटा सेंटर में देखो, ये लेटेस्ट न्यूज है आपकी 22 अगस्त की। यहाँ पे यूएस के बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आना चाहती है, एआई की कंपनियां। तो जो एआई की कंपनियों में है, यहाँ पे देखो कि उन्होंने अनाउंस किया हुआ है 2.25 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, जो आपको एआई इनोवेशन लैब बेंगलुरु में बना रहे हैं। साथ में आप देखोगे कि सैम अल्टमैन, जिसके बारे में आप जानते हो कि चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं, वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगले महीने वो आना चाहते हैं सैम अल्टमैन, और यहाँ पे आके अपने डेटा सेंटर के बारे में हम बात करेंगे। साथ में इंडिया के एआई जो मिशन चल रहा है, एक तो सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है, दूसरा एआई मिशन चल रहा है। तो इसका थर्ड टेंडर होने वाला है, जिसमें 3850 इंक्लूडिंग 1050 गूगल ट्रिलियम टीपीयू एंड एनवीडिया। एनवीडिया के बारे में बात बोल रहा था कि एनवीडिया यहाँ से चिप लेना चाहती है। यहाँ पे एआई वो अपना लगा रहे हैं। और आप गूगल भी यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेंटर बना रहा है, जिसको अनंतराज पहले से आपको पंचकुला में बना रहा है। और विशाखापट्टनम में भी एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है कि वहाँ पे भी बनाने की बात चल रही है। तो ये सारी चीजें कि इंडिया में क्या जो एआई इंफ्रा है उसमें ह्यूज बूस्ट आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। और जहाँ पे बूस्ट आता है वहीं पे जाना है आपको। ऐसा नहीं कि कहीं और पेपर इंडस्ट्री और इधर उधर कहीं नहीं जाना है। आपको जहां पे गवर्नमेंट लग रही है, यूएस से कंपनियां आ रही है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, चैट जीपी का फाउंडर मतलब जो सीईओ है वो आ रहा है। तो ये सब बड़ी बड़ी न्यूज है, जिसके वजह से आपको एआई से रिलेटेड जो स्टॉक्स है और एआई से रिलेटेड जो डेटा सेंटर की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन एआई जो चैट जीपीटी बोलते हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है डेट इंडिया में डेटा सेंटर ये एक्वायर करने के लिए। तो यहाँ पे ये चाहता है कि कोई जो कंपनी है वो इसके लिए डेटा सेंटर प्रोवाइड करे, जिससे ये लोकली डेटा एक्सेस करे और फास्टर लोकल एक्सेस करे, और जिससे जो कंप्लायंस ऑफ डेटा है वो इजी हो पाए। क्योंकि इंडिया में भी सब कुछ को डेटा देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो इंडियन गवर्नमेंट बोला है कि हमारे डेटा तुम ले सकते हो, लेकिन उन्होंने स्टारलिंक को भी बोला था कि हमारा डेटा सिक्योरिटी हमारे देश में होना चाहिए, कि हमारे डेटा को आप अमेरिका के सर्वर पर नहीं रख सकते, इंडिया के सर्वर पर रख सकते हैं, आप लगाना है जो लगाओ। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, डेटा सेंटर का जो कैपेसिटी का जो ग्रोथ है वो देखो 77% से ग्रो होने वाला है अगले 3 साल। तो अगर ये ग्रोथ हो रहा है सेक्टर में, तो आपके स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं होगा? 77% तो ग्रोथ होगा ना एटलीस्ट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेटा सेंटर के स्टॉक्स पे आपको नजर रखना है। जरूरी नहीं है कि कल ही भाग जाए, धीरे धीरे भाग सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपको ये ग्रो होके दिखेगा। अनंतराज में आप देखो कि बहुत सारे एक्सपेंशन चल रहा है पहले से। ये देखो, पहले से बताया पंचकुला में काम चल रहा है, मानेसर में काम चल रहा है, इसके बारे में आप पढ़ लेना कि कितना करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सब कुछ है, आप देख लो। यहाँ पर अनंतराज ने पहले से 18,000 करोड़ का आसपास का डेटा सेंटर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कर रहा है, और गूगल का ही कर रहा है। यहाँ पे आप देखो कि ये जो डेटा सेंटर का ग्रोथ था, जो आप 1.5 के आसपास देख रहे हो, यहाँ यूएसडी बिलियन में है। फिर उसके बाद 8.2 हुआ, अब देखो कि 100 बिलियन, 105 बिलियन के आसपास आ चुका है, जो आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा है 2025 से 2027 तक का। तो यहाँ पे आप देखो कि कितना 100 टाइम्स के आसपास का ग्रोथ हो गया। तो क्या स्टॉक्स में आपको ग्रोथ दिखेगा? नहीं। स्टॉक्स जो इसमें है उसका सीएजीआर देखो, पर ईयर का जो कंपाउंडेड रिटर्न होने वाला 44% 2030 तक। तो इतना सारा आ रहा है। तो आपको अनंतराज पे भी नजर रखनी है। ब्लैक बॉक्स यूएस में काम करता है, उसके चार्ट वीक है, तो मैंने शेयर नहीं किया। अनंतराज का चार्ट दिखा देता हूँ आपको। अनंतराज का चार्ट में कोई एकुमुलेट कर रहा है, कंटिन्यूअस एकुमुलेट कर रहा है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट पॉइंट पे ही खड़ा है, एक बार यहाँ रिजेक्ट हो चुका है। आने वाले समय में जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, तो यहाँ पे एक बॉटम जैसा बन जाएगा, राउंडिंग बॉटम जैसा छोटू सा यहाँ पे। तो यहाँ से फिर आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे ये हाई निकालेगा, प्रीवियस हाई 620 का, तो बहुत सारे ब्रोकरेज ने इसका टारगेट 850 के आसपास दिया हुआ है। तो आप एक मैं ग्लोबल ये सब का रिसर्च देख लेना, आपको 850 तक का आपको टारगेट मिल जाएगा अगले साल तक का। तो सेफ एंड श्योर आप इन सारे स्टॉक्स में आप जा सकते हो सेफ्टी के लिहाज से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखो, आपका जो सैलरी है, आप 70,000 पर मंथ के आसपास अभी मान लो अर्न कर रहे हो, और आप ड्यूटी का ड्यूरेशन आपका 30 ईयर्स का है मान लेते हैं। तो टोटल अगर 50,000 भी पर डे पर मंथ बचाओगे, 12 मंथ मतलब ऐसा 1 साल हुआ, और 30 से मल्टीप्लाई 30 ईयर्स,
तो आप जो पैसे बचा पाएगा 1.8 करोड़ के आसपास बचा पाओगे। तो रिटायरमेंट के टाइम आपके पास कितना रहेगा पैसा? 1.8 करोड़। तो ये मनी मन जो मेकिंग स्ट्रेटजी है उसको कई टाइप से बात करते हैं। इसमें देखो, अगर आपके पास रिटायरमेंट के लिए कम से कम कॉर्पस 5 से 6 करोड़ के आसपास होना चाहिए, तभी हो पाओगे कि पूरी जिंदगी आपने कोई और काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 50,000 पर मंथ बचाया, कोई खर्चे नहीं किए, तो जाके आपके पास 1.8 करोड़। तो आप सैलरी से तो जिंदा रह नहीं सकते रिटायरमेंट में। लेकिन अगर आप यही चीज को देखते हो कि 1 लाख का आसपास आपने इन्वेस्ट कर दिया है म्यूचुअल फंड में, या आप 1 लाख का कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, जिससे आपको 25% का CAGR कंपाउंडेड रिटर्न मिल रहा है। 25%, अभी मैंने आपको दिखाया कि SM टेक में आपको 35% के आसपास रिटर्न मिला। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर अच्छे खासे रिटर्न मिले हुए थे। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किया तो वो भी 30% के आसपास रिटर्न दे दिया, लास्ट वीडियो में बात किया था। तो अगर मान लो पूरे ईयर में 25% कर पा रहे हो, तो भी आपका 30 साल के बाद आपको 8 करोड़ के आसपास बनेगा पैसा। और यहाँ पे खुशी से आप रिटायर ले सकते हो। यहाँ पे आपको 50-50 हजार 2 महीने बचा रहे हो। सिर्फ 2 महीने सेव करके अगर म्यूचुअल फंड में डाल देते हो तो रिटायरमेंट का टेंशन खत्म। ये पर मंथ जो है ना, 2 महीने के बाद आप पर मंथ इंजॉय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब रिटायर हो गए, 30 साल की उम्र है, 30 साल जॉब करोगे, रिटायर हो गए, 8 करोड़ आपके हाथ में होगा। अगर बच्चे की चिंता है ज्यादा, तो आप 10,000 रुपया सिर्फ डाल के छोड़ दो, सिर्फ 10,000 रुपया, ज्यादा की बात ही नहीं है। और 25% के आसपास आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है, तो 40 साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, 40 साल के आसपास आएगा, तो आपके उसके पास 7.5 करोड़ होगा, सिर्फ 10,000 रुपये का। यहाँ क्या फैक्टर काम कर रहा है? ये काम कर रहा है टाइम। इसके पास 10 साल ज्यादा मिला है, तो यहाँ पे छोटा पैसा भी बड़ा बना के दे रहा है। तो आपको सिर्फ ये चीज सोचना है कि किस दिन करोगे, रिटायर होने के बाद इन्वेस्ट करोगे या रिटायर होने के पहले करोगे। इक्विटी मार्केट में क्या है, पैसा डूब सकता है, स्टॉक डूब सकता है, कई जेंसोल निकलेगी, कई कंपनियां, ब्राइटकम ग्रुप निकलेगे, कई जगह पे कोई खतरा है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में खतरा नहीं है। आपको लगता होगा कौन सी कंपनी खरीदे, क्या खरीदे, पर इंडिया का सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड है, सबसे बड़ा वो है, आपको नाम जो बैंक है, सबसे बड़ा बैंक की बात कर लें तो सबसे बड़ा बैंक है HDFC। HDFC का कोई भी प्लान ले लो, लेकिन 25% से 30% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप HDFC का और मिड कैप यही दे सकते हैं। क्योंकि लार्ज कैप तो सालों में, 1 साल में ग्रो ही नहीं करते। एशियन पेंट नहीं ग्रो करता, टाटा मोटर्स ग्रो नहीं करता, तो रिटर्न क्या देगा। लेकिन डिक्सन जैसे कंपनियां, ये सब मिड कैप स्मॉल कैप में ही होती है। काइनेस्टिक जैसी कंपनियां इसी में होते हैं। ट्रेंड जैसे कंपनियां स्मॉल कैप मिड कैप में ही होते हैं, जो बड़े अच्छा खासा रिटर्न देती है। तो उसके HDFC के स्मॉल कैप या मिड कैप में जाओ, या मोतीलाल ओसवाल का आपको लेना है तो मोतीलाल ओसवाल को भी ले सकते हैं सेकंड में। वहां पे लार्ज एंड मिड कैप करके एक फंड है, आप उसको ले सकते हो, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप में जो भी मिड कैप वाली कंपनी लार्ज कैप बन रही हो उसमें इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे कर सकते हो, या किसी का स्मॉल कैप लेना है तो स्मॉल कैप लो, जहाँ पे पहले से रेटिंग अच्छी हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरी जिंदगी मर मर के पैसे जमा करके ये 1.8 करोड़ कमाना है, या एक बार 1 लाख डाल के छोड़ देना है, बाकी 2 महीने इसमें सैलरी खत्म हो गया, बाकी के जो पैसे बच गए उससे एंजॉय करो पूरी लाइफ। लास्ट में रिटायरमेंट के पास पैसा आपका 8 करोड़ बड़ा है। बच्चे के लिए 10,000 डाल के छोड़ दोगे, फिर उसके बाद जैसे वो बड़ा होगा आपके उसके पास 7.5 करोड़, कम से कम गाली तो नहीं देगा कि पापा ने कुछ नहीं दिया। तो ये होती है स्मार्ट प्लानिंग। ऐसे में बहुत सारे स्मार्ट प्लानिंग है, गोल्ड्स में करना है, इसमें करना है, वो बॉन्ड्स में करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें हम सिखाते रहेंगे वीडियो। तो आगे हम ट्रेड के लिए दो चार मतलब ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स है, आप देख लेना। साइन पोस्ट ग्लोबल है, इसको अभी हाल फिलहाल में 3 मेट्रो स्टेशन पे एडवर्टाइजमेंट के लिए मिला है। ये जो बोर्ड आता है, डिजिटल बोर्ड, जिसमें 3D वीडियो मतलब एडवर्टाइजमेंट आता है, उसका काम करता है साइन पोस्ट ग्लोबल। तो यहाँ पे आप साइन पोस्ट इंडिया पे देख सकते हैं, ये आपको ब्रेकआउट देते हुए दिखेगा, क्योंकि एक बार जो स्टॉक है नीचे की तरफ से आके ऊपर की तरफ निकाला, रिजल्ट भी अच्छा था। और हम हमेशा अच्छे रिजल्ट के पीछे ही जाते हैं, कभी खराब के पीछे नहीं जाते। यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम जनरेट हुआ है, पहले से किसी ने लोड किया और इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आपको आ सकता है। टारगेट पे आपको 320 या 360 पे आप बुक करके निकल जाना, बहुत इसमें चीज करने की जरूरत। दूसरा, एवरेस्ट कांटो सिलेंडर, ये आपको जो हाइड्रोजन जो ट्रेन चलने वाली है इंडिया में, उसके लिए सिलेंडर, या जो आपको LPG सिलेंडर्स आते हैं, या फिर बाइक्स में जो सिलेंडर लगते हैं, जो
आजकल हाइड्रोजन वाले भी लगने लगे हैं। तो उनके लिए बनाती है, और यहाँ पे एक गैप अप खुला हुआ है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ नहीं आता है, अगर यहीं पे सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ फिर से मुड़ जाता है, तो यहाँ से वो आपको 160 रुपीज तक आते हुए दिख सकता है। तो आप यहाँ पे, इसमें सबसे ज्यादा कन्विक्शन वाला साइन पोस्ट ग्लोबल है, हो सकता है गैप अप खुले। और आइवरेज कैंटो सिलेंडर में आपको देखना है कि कहीं हो सकता है गैप अप खुल के नीचे ना आ जाए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी आप वीडियो में रेगुलर बने रहते हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और हम ऑनेस्टली चाहते हैं कि आप टेंशन फ्री रिटायरमेंट लो, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। गलतियां हमसे भी होती है, सबसे होती है, लेकिन हम जितना सीख रहे हैं हम आपको सिखाते जा रहे हैं ताकि आप सीख लो। ठीक है। तो गुड नाइट, आज के लिए इतना ही।